हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ की एक्सप्लेनेशन को। इसमें हम लोग इसके शब्दार्थों को भी देखेंगे। बच्चों, ये जो अध्याय है ये लिखा है कामतानाथ जी ने, और कामतानाथ का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेखक ने इस अध्याय में अपने बचपन के अनुभव के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि उनको पूरे गांव में अगर कोई सबसे अच्छा लगता था तो वो लगता था बदलू। और वो क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। बच्चों, लाख जो होता है वो एक तरह का पदार्थ होता है। और लेखक किस गांव की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अपने मामा के गांव की, क्योंकि बदलू जो था वो रहता था उसके मामा के गांव में। अपने मामा के गांव में इसीलिए जाता था क्योंकि जब वो वहां से लौटता था तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, जो हर एक बच्चे को अच्छी लगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब बच्चे जब अपने मामा के घर में जाते हैं तो मोस्टली जितने भी उनके मामा की उम्र के लोग होते हैं तो बच्चे उनको मामा ही कहकर पुकारते हैं। इसी तरह से लेखक भी ये कहते हैं कि क्योंकि बदलू उसके मामा के गांव में रहता था तो उसे मामा ही कहना चाहिए था, बदलू मामा। लेकिन वो उसे बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बदलू का जो मकान था वो कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था और उसके सामने एक बड़ा सा स्थान था और उस जगह पर एक पुराना नीम का पेड़ था। बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना सारा काम किया करता था और पास ही में एक भट्ठी जलती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था, क्योंकि लाख से अगर कुछ बनाना हो ना तो पहले उसको पिघलाया जाता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता और लाख को पिघलाने के बाद बदलू लाख को एक लकड़ी की चौखट पर रख देता। जिस समय लाख मुलायम हो जाती तो वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। सलाख कहते हैं एक लोहे की छड़ी को। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया कहते हैं एक तरह की चौकी को जिस पर वो बैठा करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा होता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। आज भी गांव के कई पुराने लोग हुक्का पिया करते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं जब भी छुट्टियों में गांव जाया करता तो दोपहर का सारा समय मैं बदलू काका के पास ही बैठता था और बदलू काका मुझे लला कहा करते थे। और वो कहते हैं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो बदलू काका तुरंत मेरे लिए भी एक चौकी मंगा कर देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज 4-6 जोड़े
चूड़ियाँ बनाता। लेखक घंटों उसके पास बैठे रहते और बदलू काका को चूड़ियाँ बनाते हुए देखते रहते और रोज ही बदलू काका 4-6 जोड़े चूड़ियाँ तो बनाते ही थे। जब पूरा जोड़ा बना लेते और उसे बेलन पर चढ़ा देते तो उसको वो इस तरह से देखते मानो कि उसे किसी नववधू ने पहना है। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। पैतृक कहते हैं पुश्तैनी, यानी बाप दादाओं के समय से चले आ जाने वाला पेशा। तो जो चूड़ियाँ बनाना था वो उसका पैतृक पेशा था। पेशा भी कारोबार को कहते हैं, बिजनेस कह सकते हैं। और वास्तव में बदलू काका बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत होती थी, उसकी बहुत लागत थी। यानी जैसे आप ये समझ सकते हैं कि बाज़ार में किसी चीज़ की डिमांड होना, तो उनकी जो चूड़ियाँ थी उनकी आसपास के लोगों में, आसपास के गांव में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। बच्चों, पुराने समय में आज की तरह पैसे देकर वस्तुएं नहीं खरीदी जाती थी। लोग एक दूसरे से वस्तुओं का ही आदान प्रदान करते थे, यानी अपनी बनाई हुई कोई भी चीज़ दूसरों को देकर उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लिया करते थे बिना पैसे दिए। इसी तरह से बदलू भी चूड़ियों के बदले में अनाज लिया करता था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर बहुत सीधा पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। वह कभी भी किसी से चूड़ियों के पैसे नहीं लिया करता था, लेकिन शादी का अगर जोड़ा देना हो तब वह जिद पर अड़ जाता। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना का अर्थ होता है बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ना। जब किसी लड़की की शादी पर बदलू नाराज हो गया था तो उसे मनाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ऐसे ही अगर किसी को चूड़ियाँ चाहिए होती तो वो उसके पैसे नहीं लिया करता था, लेकिन अगर किसी शादी के अवसर पर किसी को लाख की चूड़ियाँ चाहिए होती तो वो अपनी पत्नी के लिए भी कपड़े लेता और अनाज लेता और अपने लिए पगड़ी भी लेता था और कहीं कहीं से तो वो रुपए भी लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। बदलू काका को जो चीज़ सबसे बुरी लगती थी वो थी कांच की चूड़ियाँ। जब भी वो किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता तो वह बहुत ही गुस्सा करता और उसको देखते ही बोलना शुरू कर देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, लेकिन गांव में कांच की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। वहाँ पर सभी लोग लाख की चूड़ियाँ ही खरीदते थे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि शहरों में हर एक चीज़ मिल जाती है। लेकिन हाँ, आज गांव विकसित हो चुके हैं, गांव में भी काफ़ी चीज़ें मिलने लगी हैं, लेकिन पुराने समय में अगर किसी को कुछ चाहिए होता था तो गांव के लोगों को वो खरीदने के लिए शहर ही जाना पड़ता था। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना,
लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। और बदलू इसका उत्तर इस तरह से देता। वो कहता कि जो शहरों में औरतें होती हैं वो अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। पुराने समय में गांव में पर्दा प्रथा चला करती थी। घूंघट उठाना तो दूर, पति के साथ भी नहीं चला करती थी। और बदलू ये भी कहता है कि उनकी जो कलाइयाँ होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, नाजुक कहते हैं मुलायम को। और वो कहता है कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ पैर में बल पड़ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था वो यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा कहते हैं ज़्यादातर, तो लेखक बताते हैं कि वो ज़्यादातर गर्मी की छुट्टियाँ अपने मामा के यहाँ ही बिताते थे और वहाँ लगभग 1-1.5 महीना रहकर जब स्कूल खुलने का समय होता तभी वापस घर आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। जब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लाख की गोलियां अच्छी नहीं लगती थी। जब मुझे 8-10 सालों के बाद मामा के यहाँ जाने का मौका मिला तो अब वो बड़ा हो चुका था, तो अब उसे लाख की गोलियों से क्या खेलना। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। जब मैंने गांव की सारी औरतों को कांच की चूड़ियां पहनते हुए देखा और कुछ ही स्त्रियों को मैंने लाख की चूड़ियों में देखा तो मुझे बदलू का अचानक से ध्यान आ गया। बात ये हुई थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करवानी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब मैं उससे मिलने गया तो बदलू चूड़ियां नहीं बना रहा था, जबकि वो नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ था। खाट कहते हैं चारपाई को। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। तो उसने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मुझे देखता रहा। तो लेखक ने बताया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। सब लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं ना, तो उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो जब बदलू को लेखक ने अपना परिचय दिया और ये कहा कि मैं जनार्दन हूँ, तो उनको याद आ गया और वह एकदम बोल पड़े, आओ आओ लला, बैठो, क्योंकि वो बचपन में उसको लला कहकर ही बुलाया करते थे। बहुत दिन बाद गांव आए, तो मैंने कहा हाँ। तो लेखक ने बताया, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। उसके बाद फिर ना बदलू काका कुछ बोले और ना मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। मैंने इधर उधर देखा, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। वहाँ पर मचिया भी नहीं थी, छोटी पीढ़ी, और भट्टी भी नहीं थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था।
आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, अब तो मशीनी युग है। अब चूड़ियाँ जो हैं कांच की, वो मशीन द्वारा बनाई जाती हैं। लाख की चूड़ियाँ तो हाथों से बनाई जाती थी। तो वो बताता है कि आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। कांच की चूड़ियाँ तो मशीन से बनती हैं और उस पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, लेकिन लाख में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो हाथों से बनाए जाते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि उसने देखा था कि मामा की लड़की फिसल गई थी और कांच जो था, जो चूड़ी थी कांच की, वो टूट करके उसकी कलाई में लग गई थी, जिसके लिए उसे मरहम पट्टी भी करानी पड़ी। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। नसें जो थी वो ऊपर दिखाई दे रही थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। नहीं पता उन्होंने मेरा संदेह कैसे भांप लिया और बोला, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कई बार कुछ बीमारियां मौसम के अकॉर्डिंग आती हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये फसली खांसी है, जैसे कभी धूल वगैरह पड़ जाती है ना, तो उसकी वजह से खांसी हो जाती है। तो वो कहता है कि 10-15 दिनों बाद ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कुछ दुख है जो उनके अंदर छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब यहाँ पर हाथ काटने का मतलब ये है कि मशीन से जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और जो लोग हाथों से काम करते थे उनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। तो यहाँ पर लेखक ने ये जो शब्द यूज किया है, ये हाथ काट दिए, इसका मतलब ये है कि अब उनके पास काम ही नहीं रह गया है। उसकी वजह से अब उनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आना। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझसे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत यानी एक ही समय में, एक ही बारी में। तो वो हंसने लगे कि शहर के बच्चे हैं ना, ऐसी चीज़ें तो बहुत कम खा पाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो 4 गुना ज़्यादा आम खा लिया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी यानी लाल वाले आम। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब पेड़ पर लाल रंग के आम लगते हैं, उनको सिंदूरी आम कहा जाता है। आम की कई प्रजातियां होती हैं, आपने कई प्रजातियां सुनी होंगी, लंगड़ा आम, बम्बैया आम, सिंदूरी आम। तो रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। उसने अपने हाथ में 4-5 आम लिए और मेरी ओर कर दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं।
फबना कहते हैं अच्छी लगना। तो मैंने देखा कि रज्जो ने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आऊं। पहले के समय में रुपए नहीं चला करते थे, आने चला करते थे। एक आने में ना 6 पैसे हुआ करते थे, 10 आने में यानी 60 पैसे। तो वो कहते हैं कि जो जमींदार थे, जब उनकी बेटी की शादी थी तो वो मुझे 10 आने ही दे रहे थे, तो मैंने वो जोड़ा नहीं दिया। आपने अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था कि बदलू शादी विवाह पर अपनी मर्जी से लाख की चूड़ियाँ दिया करते थे। वो उस पर अपनी पत्नी का सूट भी लिया करते थे, अपने लिए पगड़ी भी लिया करते थे और अनाज भी लिया करते थे। तो उन्होंने फिर शादी विवाह के लिए, क्योंकि जोड़ा देना था, तो मना कर दिया कि मैं आपको 10 आने में तो दूंगा नहीं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने आम लिए और खाए और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।